નમસ્કાર સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે અને આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને આપની સાથે હું છું જર્નાલ ગંજી. તો પ્રોપર્ટી ગુરુના આ એપિસોડની અંદર આપણે ખાસ મેજિક બ્રિક્સના રેન્ટલ ઇન્ડેક્સની વાત કરવાના છે. તો આ રિપોર્ટ એક રેન્ટલ ઇન્ડેક્સ જે બહાર પાડવામાં આવ્યો છે એની અંદર દેશની મોટી મોટી મહત્વની 8 ટોપ 8 સિટીઝની અંદર કઈ રીતની રેન્ટના ઘરોની ડિમાન્ડ છે, સપ્લાય છે, રેન્ટમાં કેટલો વધારો કે ઘટાડો થયો છે, આ તમામ અંગે આપણે ચર્ચા કરવાના છે. અને આ ચર્ચા માટે આપણી સાથે જોડાયા છે मैजिक ब्रिक्स ना हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक भद्रा जी. अभिषेक जी, आपका स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर. तो जैसे हमने आपका रेंटल रेंट इंडेक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगी कि किस तरीके से इस रिपोर्ट में आपने टॉप 8 सिटीज़ या ज़्यादा सिटीज़ का शामिल किया है आपने, और यहाँ के पूरा आपने जो रिसर्च किया है उसमें से क्या मेन आपके फाइंडिंग्स रहे हैं, किस तरीके की स्थिति आप रेंटल मार्केट की देख रहे हैं? हाँ जी। तो रेंटल मार्केट इंडिया में कोविड के बाद मतलब 2021 के बाद काफ़ी बूम हुआ है। और अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो एवरेज 15 to 20% का साल दर साल हमें अप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है रेंटल रेट्स में पैन इंडिया। अगर हम टॉप 3 सिटीज़ की बात करें तो गुड़गांव इसमें लीड करता है, जिसमें 31.3% का रेंट अप्रिसिएशन हुआ है पिछले 12 महीनों में। उसके बाद ग्रेटर नोएडा, जिसमें 30.4% का हुआ है। एंड उसके बाद आपका आता है बैंगलोर, जिसमें अराउंड 24% का रेंट अप्रिसिएशन हुआ है। तो प्राइमरी रीज़न इसमें ये है कि कोविड के बाद काफ़ी वर्कफोर्स बैक टू ऑफिस आ गया है। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अब धीरे-धीरे हट रहा है मेजॉरिटी सेक्टर्स में। तो डिमांड रेंट की काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है पिछले 2 सालों में। तो ये एक मेजर ट्रेंड है जो हमें देखने को मिला है, जिसके कारण रेंटल रेट्स में इतना अप्रिसिएशन हो रहा है। अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड ऑल्दो इस क्वार्टर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के क्वार्टर में अ, हल्का-सा एक डिक्लाइन आया है, क्योंकि ये साइक्लिकल होता है। क्योंकि काफ़ी लोग इस टाइम पे अपने मकान खाली करते हैं, वो अपने घर पे जाते हैं, फेस्टिव सीज़न होता है। तो इस टाइम पे डिमांड जनरली कम होता है। बट अगर हम पूरे साल की बात करें तो 1.6% का डिमांड में इंक्रीज़ हुआ है। इसमें भी अगर हम टॉप सिटीज़ की बात करें तो गुड़गाँव में आपके 6.9% का डिमांड इंक्रीज़ हुआ है। अहमदाबाद ने 6.6 प्रतिशत डिमांड इंक्रीज़ देखा है। तो ये की हाइलाइट्स है। इसके अलावा सप्लाई फ्रंट पे ऑल्दो सालाना एक गिरावट आया है सप्लाई में 16%, बट इस लास्ट क्वार्टर में हमें देखने को मिला है कि 1.6% का इंक्रीज़ हुआ है। इसके पीछे रीज़न यही है कि जो डिमांड है वो इस टाइम पे कम होता है, तो काफ़ी घर खाली होता है। तो टोटल सप्लाई अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे एक हल्का-सा इसमें इंक्रीज़ आता है, क्योंकि वैकेंसी रेट काफ़ी बढ़ जाता है, खाली घर रहते हैं, तो सप्लाई इसमें जनरली इंक्रीज़ रहता है। तो ये आप कह सकते हो की हाइलाइट्स है इस रिपोर्ट के। ઓકે, તો આ રિપોર્ટ્સના કી હાઇલાઇટ આપણે અહીં આગળથી જોયા છે. ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર બેઝિસ ઉપર આપણે જે રીતે આ સમયગાળામાં ઘર ખાલી થતા જોતા હોઈએ છીએ, તો એની એક ઇમ્પેક્ટ અહીંયા આગળ ડિમાન્ડ સપ્લાયની ઉપર આવતી દેખાતી હોય છે. યર ઓન યર બેઝિસ પર આપણે જોઈએ તો રેન્ટમાં 1-2% આસપાસનો વધારો આપણને આવતો જોવાઈ રહ્યો છે. डिटेल में આપણે આ नंबर्स ने डिस्कस करीशू अभिषेक जी साथ. तो अभिषेक जी, अगला जो मेरा सवाल है यही है कि डिमांड के नंबर्स अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में डिमांड कम होती हुई दिख रही है, पर सालाना तौर पर उतना बड़ा फर्क नहीं आ रहा है. तो इसे हमें किस तरीके से समझना चाहिए? हाँ, तो डिमांड में जैसे मैंने बताया कि जो लास्ट क्वार्टर होता है साल का, अक्टूबर से दिसंबर, ये जनरली लीन क्वार्टर होता है। इसमें डिमांड आप हर साल कम होता है, क्योंकि जनरली जो टेनेंट्स होते हैं जो घर रेंटल मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं या जो रेंटल अकोमोडेशन ढूँढते हैं, वो लोग इस टाइम पे जनरली अपने-अपने होम टाउन जाते हैं या कहीं वेकेशन पे जाते हैं। सो जनरली जो ओवरऑल अकोमोडेशन होता है टेनेंट्स का, वो प्रेफ़र करते हैं अपने घर पे जाना और अपने वर्कफ़ोर्स या वर्क लोकेशन से दूर रहते हैं। तो उस टाइम पे जो डिमांड होती है, इस कारणवश कम होता है 3 महीनों में।
और ये साइक्लिकल है, ये अगले क्वार्टर में मतलब अभी ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है कि ऑलरेडी ये डिमांड इंक्रीजिंग ट्रेंड पे चला गया वापस। अगर हम सालाना की बात करें तो इंक्रीज एक है, क्योंकि बहुत एक हल्का इंक्रीज है प्राइमरीली क्योंकि अभी क्या है कि सप्लाई भी धीरे-धीरे डिमांड की तरफ ઓકે, बढ़ તો रहा है। ડિમાન્ડ तो एक इक्विલિब्रियम સપ્લાયની આપણે मार्केट में અહીંયા આગળથી ખાસ વાત અહીં કરી રહ્યા છે. તો અહીંયા આગળથી આપણે જે રીતે અગાઉ વાત કરી કે આ ક્વાર્ટરની અંદર આપણે ઘર ખાલી થતા જોતા હોય છે, તો એની એક ઇમ્પેક્ટ અહીંયા આગળથી આપણને આવતી દેખાઈ રહી છે. तो अभिषेक जी, हमने डिमांड की बात की, सप्लाई और रेंट की अगर हम बात करें तो किस तरीके से फाइंडिंग्स आपने पाए हैं आपके इस इंडेक्स में? कौन से शहर में सप्लाई और सप्लाई कैसी रही है और रेंट किस तरीके से बढ़ा है? सप्लाई में 16.9% का डिक्लाइन आया है पैन इंडिया साल दर साल। और अगर हम क्वार्टर की बात करें तो एक 0.8% का नेग्लिजिबल इंक्रीज हुआ है। प्राइमरीली रीज़न ये है कि जैसे डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है तो काफ़ी जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ है जो ऑलरेडी मार्केट में है, तो वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें उसमें ऑलरेडी टेनेंट्स आते जा रहे हैं, तो ओवरऑल सप्लाई इसके वजह से एक प्राइमरी रीज़न है कि डिक्लाइन हो रहा है। सेकंड रीज़न इसका ये है कि रेंटल मार्केट में रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो लैंडलॉर्ड्स और इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी कम होता है। तो ये एक लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है किसी के लिए जो अगर किसी को रेंटल मार्केट में उतरना है इन्वेस्टमेंट अर्न करने के लिए, रिटर्न्स अर्न करने के लिए। सो इसके वजह से बहुत लोग इस मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते या अपने ऑलरेडी जो घर है उनको रेंटल मार्केट पे देना नहीं चाहते क्योंकि रिटर्न्स बहुत कम होते हैं। ये भी एक रीज़न है, सप्लाई कम होता है इस मार्केट में, कम हो रहा है। और जो टॉप शहर है ग्रेटर नोएडा में हल्का सा हमें सप्लाई इंक्रीज देखने को मिला है। हैदराबाद में 3.2% का इंक्रीज हुआ है। नोएडा में काफ़ी अच्छा सप्लाई इंक्रीज हुआ है 19.6% का। तो ये 3 शहर है जहाँ पे सप्लाई हमें इंक्रीज देखने को मिला है पिछले साल। ઓકે, તો રેન્ટલ જે છે એનું આપણે જાણતા જ હોય છે કે રેસિડેન્શિયલની અંદર રેન્ટ થોડો ઓછો મળતો હોય છે. સામાન્ય રીતે આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે 2-2.5%ની આરઓઆઈ રેન્ટ ઉપર આપણને મળતી હોય છે, અને એ એક મુખ્ય કારણ છે કે સપ્લાય જે છે એ ઓછી થતી આપણને અહીંયા આગળથી દેખાઈ રહી છે, અને શહેરો વાઇઝ કઈ રીતની સ્થિતિ બની રહી છે એ આપણને અહીંયા આગળથી अभिषेक जी जણાવ્યું છે. अभिषेक जी, अब अगर हम ट्रेंड की बात करें तो किस तरीके का ट्रेंड अलग अलग शहरों में आपने पाया है? मतलब कौन से तरीके के कस्टमर्स की किस तरीके की डिमांड आ रही है? साइज़ वाइज अगर हम बात करें, एम्यूनिटीज़ वाइज बात करें, क्या ट्रेंड आपने पाए हैं? तो इसमें जो एक हमें इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिला है डेमोग्राफिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, 18 टू 34 का जो एज ग्रुप है ये करीबन 67% जो है वो डिमांड इस एज ग्रुप से आता है, जो एक सब्सटैंशियल अमाउंट है। इसके अलावा अगर हम यूनिट्स की बात करें, टाइप ऑफ यूनिट्स की, तो 2 बीएचके इस मार्केट को डोमिनेट करता है पैन इंडिया, जो कि 41% ऑफ द टोटल डिमांड अकाउंट करता है। थर्डली 10,000 टू 30,000 का जो ब्रैकेट है रेंटल रेट्स का, ये एवरेज रेट है जिसमें डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें भी अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो 10 टू 20,000 का जो रेंज है, इस पे मोर देन 50% ऑफ द डिमांड है इस रेंटल सेगमेंट में। उसके बाद 1000 टू 1500 स्क्वायर फीट अराउंड 37% अकाउंट करता है टोटल डिमांड का। सो जो 1000 से 1500 स्क्वायर फीट के घर होते हैं, मेजॉरिटी लोग प्रेफर करते हैं इन घरों में रहना और रेंट पे लेना। ऑल्दो अगर हम सप्लाई की बात करें तो 500 टू 1000 स्क्वायर फीट का जो सेगमेंट है इसमें सप्लाई मैक्सिमम हमें देखने को मिला है। उसके बाद फिर ये 1000 से 1500 स्क्वायर फीट का सेगमेंट आ जाता है सप्लाई में। तो ये की ट्रेंड्स है जो हमें देखने को मिला है पैन इंडिया। ઓકે, તો ટ્રેન્ડ્સની આપણે અહીં આગળથી વાત કરીએ તો એક તો યુવા વર્ગ દ્વારા અહીં આગળથી ભાડાના ઘરની માંગ વધુ થતી દેખાઈ રહી છે, જે અહીંયા ઉંમર વાઇઝ અભિષેકજી આપણને ડેટાઝ આપ્યા છે એમાંથી આપણે એક જોઈ શકીએ છીએ, અને રેન્ટની રેન્જ પણ અહીં આગળથી એમણે જણાવી છે. એ રીતે જો આપણે જોઈએ તો લગભગ અફોર્ડેબલ જે
ઘર છે સાઇઝની પણ આપણે વાત કરીએ તો જે 2 BHK ને 1000થી 1500 સ્ક્વેર ફીટના ઘરોની માંગની આગળથી વાત કરવામાં આવી છે. તો ભાડાના ઘરોની માંગ કઈ રીતની છે એની આપણે અહીં આગળથી ખાસ કરીને बात करी है। अब अगर हम आगे बात करें अभिषेक जी, तो अलग अलग शहरों के आपने सारा डेटा इस इंडेक्स में दिखा है, इस आपके रिपोर्ट में दिखा है, तो कौन से शहर में सबसे ज़्यादा रेंट बढ़े हैं और कौन से शहर में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है या कम हुए हैं? तो शहरों के हिसाब से किस तरीके की स्थिति रेंट को लेकर बन रही है? जी। गुरुग्राम और ग्रेटर नोएडा में सबसे ज़्यादा हमें रेंट में बढ़ोतरी देखने को मिला है, जिसमें कि 30 से 32% का इंक्रीज़ हुआ है सालाना। उसके बाद सदर्न सिटीज़ में अगर हम जाएँ तो बैंगलोर में 23% का रेंट इंक्रीज़ हुआ है। और उसके बाद आपका चेन्नई में 15% का रेंट इंक्रीज़ हुआ है। तो ये टॉप 5 सिटीज़ है इंडिया में जहाँ पे कि हमें रेंट में बढ़ोतरी देखने को मिला है। और लीस्ट अप्रिशिएटिंग सिटीज़ अगर हम बात करें तो अहमदाबाद में हमें करीबन 5% का रेंट में बढ़ोतरी देखने को मिला है। और दिल्ली में भी हमें सिर्फ 10 से 11% का रेंट इंक्रीज़ देखने को मिला है। ઓકે, તો અમદાવાદ અને દિલ્હી આ બે શહેરો એવા રહ્યા છો કે જ્યાં રેન્ટમાં કમ્પેરેટિવલી અન્ય શહેરોની સરખામણીએ ઓછો વધારો થતો આપણને દેખાઈ રહ્યો છે. તો આ એક મહત્ત્વના મુદ્દાઓ જે છે રેન્ટલ ઇન્ડેક્સની આપણે વાત કરી છે. દેશભરના ટોપ 8 સિટીઝની અંદર રેન્ટ માર્કેટની કઈ રીતની સ્થિતિ બની છે એની આપણે વાત કરી છે. આ સાથે હાલ આપણે લઈશું બ્રેક અને બ્રેક બાદ આપણે જાણીશું કે ખાસ કરીને ગુજરાત અમદાવાદમાં રેન્ટલ માર્કેટ નું केवं परफॉर्मेंस આપણને જોવા મળી રહ્યું છે. ब्रेक से पहले टॉप 8 शहरों के रेंटल मार्केट का डिस्कशन किया. अब जैसे मैंने बताया कि अहमदाबाद पे थोड़ा फोकस हम करते हैं और अगर डिटेल में अहमदाबाद मार्केट को हम डिस्कस करें तो अहमदाबाद में कैसा है, रेंट के घरों की डिमांड किस तरीके की बन रही है और रेंटल मार्केट का ग्रोथ आपने कैसा इस रिपोर्ट के हिसाब से पाया है? अहमदाबाद में 6.6% का हमें सालाना एक उछाल देखने को मिला है डिमांड में। और रेंट की बात करें तो 4.8% का इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है पिछले 12 महीनों में। अगर हम की एरियाज़ या रीजन्स की बात करें, लोकेलिटीज़ की जहाँ पे कि अहमदाबाद में डिमांड सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो वो होंगे आपके वेस्टर्न अहमदाबाद के रीजन्स, जैसे कि एसजी हाईवे, साउथ बोपल और गोटा। ये 3 एरियाज़ हैं जहाँ पे मेजॉरिटी डिमांड इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। આપણે અહીં આગળથી અમદાવાદના ખાસ કરીને કઈ રીતની અહીં આગળથી ડિમાન્ડ આવતી દેખાઈ રહી છે, સપ્લાય આવતી દેખાઈ રહી છે એની આપણે અહીં આગળથી ખાસ કરીને વાત કરી છે. लोकालिटीनी પણ આપણે અહીં આગળથી आपने यहाँ पे लोकालिटी की भी बात की है. किस तरीके के एवरेज रेट अगर हम लोकालिटी वाइज बात करें तो अगर आपने इस रिपोर्ट में आपके पास अगर डेटा हो और आप हमारे साथ शेयर कर पाए? हाँ जी, तो एवरेज रेंट जो इस लोकेलिटीज़ में है, वो है 12,000 से 24,000 पर मंथ। और प्रेफ़रेंस जो है टेनेंट्स की वो 2 बीएचके अपार्टमेंट्स का हमने देखा है इस लोकेलिटी में है। ઓકે, તો 2 BHKના એપાર્ટમેન્ટની માંગ जो છે અહીંયા આગળથી વધારે આવતી આપણને દેખાઈ રહી છે અને અમદાવાદના ઉપર આપણે ખાસ કરીને આ ચર્ચા અહીંયા આગળથી કરી છે. अब अगर हम इस क्वार्टर के, तो आपने हमें बताया है कि किस तरीके का टॉप 8 सिटीज़ में रहा है, अगले क्वार्टर से हम क्या उम्मीद यहाँ से रख सकते हैं? देखिए, रेंट मार्केट तो इंडिया में अगले 1-2 साल एटलीस्ट अभी काफ़ी बूम करेगा, क्योंकि पीक पे है इस टाइम पे डिमांड। और ओवरऑल अगर हम इंडियन जीडीपी की भी बात करें तो डेवलपमेंट इस टाइम पे इट्स एट इट्स पीक। तो एम्प्लॉयमेंट मार्केट भी काफ़ी अच्छा है, जॉब मार्केट अच्छा है, डिस्पोजेबल इनकम लोगों का काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है उस सेगमेंट में। तो रेंट मार्केट डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, ग्रो करेगा, और ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली आपके रेंटल रेट्स भी हमें एक अपवर्ड ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। तो अगले 6 महीने एटलीस्ट जो डिमांड है वो पॉजिटिव ही रहेगा। और होपफुली डबल डिजिट्स में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा डिमांड में।
રેન્ટલ ડિમાન્ડ में। ઓકે, તો આપણે અહીં આગળથી જે આશા રાખી રહ્યા છે કે આવનારા ક્વાર્ટરની અંદર આપણને ડિમાન્ડમાં એક વધારો થતો, ઉછાળો થતો દેખાઈ શકે છે, તો એની આપણે અહીં આગળથી વાત કર્યું છે। अभिषेक जी, आगे आपको आपके पास अहमदाबाद को लेके थोड़ा और डिटेल में ये समझना चाहूँगी कि अन्य जो शहर है उसके कंपैरेटिवली, जैसे हमने पहले चर्चा की, रेंट में बढ़ोतरी यहाँ पे कम होती हुई दिखाई रही है, डिमांड तो ठीक ठाक लग रही है, तो इसे किस तरीके से समझना चाहिए और ऐसा होने के क्या रीजंस आपको लग रहे हैं? तो इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर हम सप्लाई एक मार्केट देखिए रेंट कब ज़्यादा बढ़ते हैं? रेंट बढ़ते हैं जब एक एक गैप होता है डिमांड और सप्लाई में, डिमांड काफ़ी ज़्यादा होता है और सप्लाई काफ़ी कम होता है। तो ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें हमें वो गैप काफ़ी कम देखने को मिला है। तो एक मार्केट इक्विलिब्रियम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जिसमें सप्लाई और डिमांड में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। तो डिमांड अगर हम देखें तो सिर्फ 6% बढ़ा है, सप्लाई भी बाकी सिटीज़ के मुकाबले यहाँ पे बाकी सिटीज़ में जैसे हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, तो यहाँ पे हमें हल्का-सा एक उछाल देखने को मिला है 2% का। तो यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है अहमदाबाद में, जिसके चलते कि लोगों के पास ऑप्शंस काफ़ी है, टेनेंट्स के पास ऑप्शंस काफ़ी है। तो अभी मैं पूरी तरीके से इसको एक सेलर्स मार्केट तो नहीं कहूँगा, बट पार्शियली कह सकते हैं कि एक लैंडलॉर्ड्स मार्केट है, जिसमें कि वो मतलब उनके पास काफ़ी अच्छा एक डिमांड पूल है और पार्शियली इट्स अ सेलर्स मार्केट एंड पार्शियली बायर्स मार्केट। तो दोनों के पास ऑप्शंस है। सेलर्स को रेंट वो बढ़ाते हैं, वो भी है ऑप्शन, बट बायर्स के पास भी ऑप्शन है कि उनके पास अफोर्डेबल होम्स का भी ऑप्शन है, जहाँ पे वो छोटे शहर घर भी कम रेट पे उनको मिल जाता है। तो इक्विलिब्रियम है एक बना हुआ है, जिसके कारण बाकी सिटीज़ के कंपैरिज़न में रेंट उतना ज़्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ઓકે, તો આ મુખ્ય રીઝન છે કે જે રીતે આપણે અહીં આગળથી અમદાવાદની સ્થિતિ બનતા જોઈ રહ્યા છે કે ભાડાના ઘરોની ડિમાન્ડ અહીંયા આગળ ખાસી એવી છે અને ડિમાન્ડ સારી છે એટલે જે ભાડુઆત પોતાની પ્રોપર્ટી ભાડે આપનારા જે ઈચ્છતા લોકો છે એમને એક સારું ભાડું ચોક્કસપણે મળી શકે છે અને સામે જેને રેન્ટ ઉપર રહેવું છે એમની પાસે ઘણા બધા ઓપ્શન પણ છે, તો એ અફોર્ડેબલ હોમ્સની પણ પસંદગી કરી શકે છે। તો આ તમામ कारणों આપણે અહીંયા આગળથી જોઈ રહ્યા છે। अभिषेक जी, क्या आप हमें एक अंदाज़ा दे सकते हैं कि एक मोटा मोटी हम देखें कि अहमदाबाद में क्या रेंट का क्या एक एवरेज रेंट कितना बन रहा है? देखिए 2 बीएचके का एवरेज रेंट जो है वो करीबन 14,000 रुपए है पर मंथ, और 3 बीएचके का अगर हम जो हमारा डेटा हमें कह रहा है वो करीबन 21,000 रुपए है। तो ये एवरेज रेंट है अभी अहमदाबाद में जो चल रहा है। ઓકે, તો અમદાવાદમાં આપણે લગભગ 20,000, 21,000થી 25,000 2 BHK 3 BHK અને તમે જે વિસ્તારની અંદર ઘર લો છો એ ઘર ભાડા ઉપર લેવા માટે તમારે વિસ્તારનું પણ એક અલગ અલગ વિસ્તારમાં અલગ અલગ રાખતા હોય છે ભાડા, પરંતુ અહીંયાથી અમે આપને એક સરેરાશ કિંમત ઘરના ભાડાની અમદાવાદમાં કઈ રીતે મળી રહી છે એ આપવાની ચોક્કસપણે કોશિશ કરી છે। हमें आपने जो अगर अभिषेक जी हमें अगर बात करनी है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि गिफ्ट सिटी का भी एक यहाँ पे एक डिमांड हम जनरेट होती हुई देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऑफिसेज आ रही है, बड़े बड़े फाइनेंशियल हब वहाँ पे आते हुए, मतलब वो एरिया पूरा फाइनेंशियल हब हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या इस वजह से भी इस एरिया के आसपास के जो एरिया है वहाँ पे रेंट के घरों की डिमांड बढ़ सकती है? आप किस नज़रिए से देखते हैं? डेफिनेटली ये एक अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। गिफ्ट सिटी ऑब्वियसली काफ़ी एक मेजर डेवलपमेंट है अहमदाबाद में। उसके आसपास जो कमर्शियल हब्स बन रहे हैं उसके चलते डिमांड काफ़ी ग्रो करने की संभावना है आसपास। ઓકે, તો ગિફ્ટ સિટીને કારણે પણ આપણે જે રીતે જોઈ રહ્યા છે કે ખાસી અહીંયા આગળ જેટલી કામ કરનારા લોકો આવશે એમને એક ઘરની ડિમાન્ડ પણ અહીંયા આગળથી આવતી હોઈ શકે છે, તો આને કારણે પણ એક આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઘરોની ડિમાન્ડ અહીંયા આગળથી વધતી દેખાઈ શકે છે અને આ એરિયાની અંદર ઘણા બધા રેસિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ પણ આવી રહ્યા છે, તો ત્યાં એક રેન્ટલ હોમ્સની પણ સપ્લાય આવતી દેખાઈ શકે છે। તો આ બધા જ કારણોની આપણે ખાસ કરીને અમદાવાદ અને દેશના रेंटल मार्केट ની यहाँ करती चर्चा करी है। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े और इस रिपोर्ट के बारे में, रेंटल मार्केट के बारे में आपने हमारे साथ चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
તો આ સાથે જ ધન્યવાદ. પ્રોપર્ટી ગુરુના આ એપિસોડની અંદર હાલ પૂરતું આટલું જ. મને આપશો રજા, પરંતુ આપની રજા લેતા પહેલાં આપને ખાસ યાદ કરાવી લઉં કે આપના ઘરના ખરીદ વેચાણ, ભાડા પર લેવા આપવા અંગેના કોઈ પણ સવાલ હોય, પ્રોપર્ટીને લગતા લીગલ સવાલ હોય તો પણ અમને લખી મોકલો. અમારું ઈમેલ એડ્રેસ છે propertyguru@nw18.com. આપને ખાસ યાદ કરાવી દઈએ કે આપ સવાલ મોકલો છો ત્યારે આપના નામની સાથે શહેરનું નામ, આપનું બજેટ વગેરે પણ જણાવશો તો અમને તમારી સહાયતા કરવામાં સરળતા રહેશે અને અમે તમને સટીક સલાહ આપી શકીશું. તો આ સાથે જ પ્રોપર્ટી ગુરુની આ રજૂઆતમાં હાલ પૂરતું આટલું જ. હાલ મને પણ આપશો રજા. વધુ અપડેટ્સ અને સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.